हेलो स्टूडेंट। आज हम नाइन्थ का क्वेश्चन पेपर देखेंगे मैथमेटिक्स का। ठीक है। इसमें लगभग आपकी पूरी बुक कंप्लीट की जाएगी। जैसे जैसे पेपर में क्वेश्चन आते हैं उसी तरह से क्वेश्चन लिए गए हैं। ठीक है। तो आपका क्या होगा, इस एक ही वीडियो में पूरा मैथ कंप्लीट हो जाएगा, जो भी क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है। लगभग जिस जिस यूनिट से जितने जितने नंबर का क्वेश्चन आता है वो सारे क्वेश्चन कवर किए गए हैं यहाँ पे। राइट। सो अभी शुरू करते हैं हम। यहाँ पे जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा है ए रेज टू पावर पी मल्टीप्लाई ए रेज टू पावर क्यू कितना होता है। ये ऑप्शन दिए हैं आपके पास तीन। ठीक है। तो मैं इसको डीपली क्या करता हूँ, सारा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब आपका बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो तब किस तरह से ये मतलब कहाँ पे माइनस लगता है, कहाँ पे प्लस और कहाँ पे मल्टीप्लाई लगता है, वो मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है। सो यहाँ पे देखो, ये है लॉ है इन द सेंस के यहाँ पे ए बेस सेम है और जो पावर है वो डिफरेंट है, और जब इनके बीच में मल्टीप्लाई हो तब हम क्या करते हैं, इनको प्लस कर देते हैं, पावर को प्लस कर देते हैं। ठीक है। और जब सेम केस है और बीच में डिवाइड का निशान लगा हो तब उन पावर्स को हम माइनस कर देते हैं। ठीक है। मल्टीप्लाई का प्लस हो जाता है और डिवाइड का माइनस हो जाता है। और जब मतलब ए रेज टू पावर एम और उसका भी पावर बाहर, तो सिंपल सी बात है ये मल्टीप्लाई होगा, है ना। और एक और है, अगर पावर सेम हो और बेस डिफरेंट हो तब क्या करते हैं हम, जो पावर है एक ही बार लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को और पावर ऊपर ले आएंगे। और जब नेगेटिव हो ए रेज टू पावर -1, तो आपको पता होगा अगर यहाँ पे इस साइड 1/2 लिखा होगा तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, स्क्वायर। और दूसरी तरफ स्क्वायर होगा तो वो अंडर रूट लग जाता है। इसी तरह से यहाँ पे क्या है, माइनस है ना, तो माइनस का नीचे चला जाएगा ये। और ए रेस्ट टू पावर जीरो, जीरो क्या, किसी भी वैल्यू, जैसे यहाँ पे 100 हो या 1000 हो, जिसकी भी पावर जीरो होती है उसकी वैल्यू होती है हमारे पास 1। ठीक है। तो यहाँ पे बेस क्या है, सेम और पावर डिफरेंट है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, प्लस होगा। तो प्लस कहाँ लिखा है, सी पे, तो सी है इसका आंसर। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। बोला है निम्न में से कौन सी परमेय संख्या है, यानी इनमें से रैशनल नंबर कौन सा है। तो आपने हमेशा याद रखना है, आपको क्वेश्चन भी पूछा जाता होगा कि एक्सप्लेन दिस इज अ फॉर एग्जांपल √5 इज ए इरैशनल नंबर या 5 इज अ रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है। ऐसे पी डिवाइडिंग बाई क्यू, और क्यू की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे देखो, जहां पे भी अंडर रूट लगा हो ना, वो वैल्यूज क्या होती है, इरैशनल होती है। ठीक है। तो सिंपली इसका आंसर आ जाएगा जीरो आ जाएगा। समझ रहे हैं, अंडर रूट जहां पे भी लगा होगा वो इरैशनल नंबर होता है। नेक्स्ट पूछा द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 5x3 + 4x2 + 7x। यहाँ पे मैं डीपली एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको कि जो भी इक्वेशन दी गई हो ना, है ना, उस इक्वेशन में जो वैल्यू लगी होती है, जैसे यहाँ पे x है, ए बी सी भी होता है, या एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो x लगा होता है ना, x, उसमें देखनी है कि इसकी पावर सबसे ज्यादा कितनी है। ठीक है। तो जिस इक्वेशन में x या y की जो भी वैल्यू सबसे ज्यादा होती है वो उसकी डिग्री होती है। इसके थोड़े से एग्जांपल दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे। जैसे ये इक्वेशन लिखी है ना, x की 4 + x² + x, तो यहाँ पे देखो x की सबसे ज्यादा पावर क्या है, 4। ये इसकी लार्जेस्ट टर्म हुई, तो इस केस में इसका जो डिग्री है वो कितना हुआ, 4 हुआ। ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये कितना, -2x + 7, तो यहाँ पे x की सबसे ज्यादा पावर क्या है, 1, तो इसकी डिग्री क्या हुई, 1। यहाँ पे 2 है, इसकी डिग्री 2 हुई, और यहाँ पे 3 है तो इसकी डिग्री 3 हुई। यानी आपने देखना कि पावर सबसे बड़ी क्या है, जितनी बड़ी पावर वही उसकी डिग्री होती है। अब इस इक्वेशन में देखो x की 4 है ना सबसे ज्यादा पावर, तो उसकी डिग्री कितनी हुई, 4। ठीक है। ये थोड़ा सॉल्व करके लिखा हुआ है इसको यहाँ से। और इस केस में कितना हुआ, तो फिर डिग्री 3 हो गई। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, बोले थे कोऑर्डिनेशन ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन लिखा है तो वो 0 0 से स्टार्ट होगा। ओरिजिन होता है किसी भी चीज की स्टार्टिंग, तो कोई भी चीज कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से, तो सिंपली इसका आंसर आ जाएगा 0 0। नेक्स्ट है एक त्रिभुज। अब देखो ये दोनों जो क्वेश्चन है वो एक जैसे ही है। सम ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज,
यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। और नीचे पूछा गया कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण, मतलब जो तीन कोण होते हैं ना उन सबका एंगल कितना ये पूछा है। तो इसको देखना मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ एक डायग्राम के साथ। इसका तो समझ में आ गया ना 180 डिग्री। अब इसका आंसर आएगा 60 डिग्री। तो देखना कैसे आएगा 60 डिग्री। ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज है, ये एंगल इसके एक्स एक्स और एक्स। अब यहाँ पे क्या बोला था, तीनों कोणों का योग कितना था 180 डिग्री। सो ऑल थ्री एंगल आर इक्वल। तो कितना हो गया, सभी एंगल मान लो एक्स एक्स और एक्स है। अगर इनमें डिफरेंट होता तो हम उस वे से लेते, जैसे 2x 3x 4x। बट यहाँ पे सारे बराबर है तो हम क्या लेंगे, तीनों को x लेंगे 180 डिग्री, ये प्लस करके 3x हो जाएगा, फिर इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको डिवाइड करेंगे, x की वैल्यू कितनी आएगी 60 डिग्री, इसलिए इसका आंसर क्या होगा 60 डिग्री। अब ये है फोर्थ क्वेश्चन। इसमें क्या होगा, एक चतुर्भुज है जिसके तीन कोण दिए हैं आपको, चौथे को फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। तो चौथे को कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, उन तीनों को प्लस करो और 360 में से माइनस कर दो, जो आपका आंसर आएगा वो आपका फोर्थ एंगल है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे द सम ऑफ ऑल फोर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। हिंदी में इसको आप लिखोगे कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। अब चौथे कोण को मालूम करने के लिए हम इन तीनों कोणों को क्या करेंगे, प्लस और 360 से माइनस कर देंगे। ठीक है, देन सब्ट्रैक्ट 3 एंगल फ्रॉम 360 टू कैलकुलेट द मिसिंग एंगल। अगर ये लाइन नहीं भी लिखनी होगी तो आपने ये लाइन लिखनी है, और उसके बाद जितने तीन एंगल दिए उनको सबको क्या कर लेना है, प्लस प्लस करने के बाद 360 डिग्री से माइनस कर देना है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 120 डिग्री। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सर्कल डिवाइड द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन द। अब यहाँ पे पूछे एक प्लेन यानी कोई स्क्वायर है ना, कुछ भी समझ लो, वहां पे आप एक सर्कल बनाते हो। तो सर्कल के कितने पार्ट होते हैं, तो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये आपका स्क्वायर है, ठीक है, ये प्लेन रख लो, ये प्लेन है, एक्स वाई जेड प्लेन है। ठीक है, ये आपका सर्कल है। तो एक पॉइंट क्या हुआ आउटसाइड द सर्कल, यानी इस सर्कल के बाहर। एक हो गया ऑन द सर्कल, इस सर्कल के ऊपर, और एक हो गया इनसाइड द सर्कल। तभी यहाँ पे देखो सर्कल को एक ब्लैक कलर का बॉर्डर है, ये अंदर का येलो कलर का है और बाहर से ये स्काई ब्लू कलर का। ठीक है, तो यहाँ पे कितने पार्ट देख रही हो आप एक सर्कल के, तीन, ऑन द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल एंड इनसाइड द सर्कल। सो इसका आंसर होगा हमारे पास 3। अब ये पूछा है फार्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ कोन, शंकु के आयतन का सूत्र ज्ञात कीजिए। तो शंकु कैसा होता है आपका, इस तरह से होता है, और इसका फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, सो इसका आंसर आ गया। अभी एक क्वेश्चन पूछा है हमसे, एक घटना की प्राथमिकता 0 और 1 सम्मिलित है, तो उसका आंसर होगा 1 से अधिक, 0 और 1 के बीच और 0 से कम। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट 0 1। आपके पास दो इवेंट या ऑप्शन दिए गए, दोनों में से एक चूज करना है। ठीक है, तो ये फाइंड आउट करने के उसके चांसेस कितने हैं इस इवेंट को अगर करने के। तो इसको मैं बड़ा मतलब डीपली एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे। पहले आप थोड़ा सा डायग्राम देख लो। एक आपके पास नंबर कितने दिए हैं 0 और 1, ये 0 हो गया और ये 1 हो गया, है ना। या तो 0 होगा या फिर 1 होगा, और दोनों के बीच में निकालें तो कितना होगा 0.5। इतना बात क्लियर है, ये 0 हो गया और 1, इन दोनों के बीच में हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। और प्रोबेबिलिटी क्या होती है, दोनों में से एक, हाफ चांसेस भी हो सकते हैं बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक, सो कैन नॉट अकर, 0 होगा नहीं, 1 हो सकता है, और मे और नॉट अगर इवनली, और ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। डायग्राम नहीं समझ आई तो एक स्टेप और देखो। अब ये क्या बोल रहा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट लाई बिटवीन 0 एंड 1, यानी किसी भी इवेंट को होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, या तो 0 होती है, मतलब या तो कोई चीज होती है या कोई चीज नहीं होती है। ठीक है, ऐसा क्यों, अब देखो यहाँ पे मैं बोल रहा हूं द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विल नॉट बी लेस देन 0, यानी किसी के होने के चांसेस 0 से कम तो हो नहीं सकते।
समझ रहे हैं? सो जीरो इज नॉट पॉसिबल. Show that something will not happen. This is because zero is impossible. ऐसे तो होगा नहीं कि कुछ ना कुछ नहीं होगा, कुछ तो कुछ होगा तो जरूर, है ना? So the probability of an event will not be more than one. अब आपके पास दो ही ऑप्शन, या तो जीरो है या वन है, तो दोनों में से एक तो होगा ही, या तो जीरो होगा या वन होगा. अब जीरो हो नहीं सकता और वन हो सकता है, और इससे ज्यादा नहीं हो सकता. ठीक है, तो ये जो प्रोबेबिलिटी है वो इन दोनों के बीच में रहती है. दिस इज बिकॉज वन इज सर्टेन दैट समथिंग विल हैपन. यानी ऐसा जरूरी है कि दोनों में से एक तो होगा ही होगा, या तो हाँ या तो फिर ना. तो इसलिए इनकी जो प्रोबेबिलिटी है दोनों में बीच में रहती है, जीरो और वन के बीच में. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कोफिशिएंट फाइंड आउट करना. तो कोफिशिएंट का मतलब होता है कि जो भी लिखा होता है, जैसे यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के साथ कांस्टेंट वैल्यू कितनी लगी. अब यहाँ पे देखो कितनी है कांस्टेंट वैल्यू, माइनस लगा है ना, और कुछ नहीं लगा है. जहाँ कुछ नहीं लगा हो वहां पे क्या होगा, -1 होगा यहाँ पे. अगर सपोज यहाँ पे -2x स्क्वायर लिखा होता तो इसका आंसर -2 आता. अगर यहाँ पे +4 लिखा होता तो इसका आंसर 4 आता है. ये चलो इसके आगे एक और एग्जांपल होगा तब मैं और क्लियर करूंगा आपको. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है, कितना होता है सिलेंडर. सो ये होता है इसका 2πRh, इसका आंसर है ना. अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं, आपके पास लिखा है 125 1/3 का मान ज्ञात कीजिए, यानी इसका वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें. ठीक है, जैसे स्क्वायर रूट होता है ना, तो ये क्या क्यूब रूट है. ठीक है, तो इसके हम 125 के स्क्वायर रूट में दो दो फैक्टर करते हैं ना, और जिसके दो फैक्टर हो जाते हैं वो अंडर रूट से बाहर आ जाता है. तो यहाँ पे हम तीन तीन जोड़े बनाएंगे. ठीक है, और जिसके जोड़े बनेंगे उसको हम बाहर निकालेंगे. तो पहले 125 को फैक्टर करते हैं तो क्या आ जाएगा, इस तरह से. ठीक है, सॉरी, फैक्टर करने के बाद ये आगे अब तीन जोड़े बन रहे हैं, तो क्या होगा, 5 बाहर आ जाएगा. अगर दो ही बनते तो नहीं आता आंसर, तो फिर वैसे का वैसे रहता. ठीक है, तीन जोड़े बन रहे मतलब 5 बाहर आ जाएंगे, तो इसका आंसर क्या हुआ, 5 हो गया. अगर सपोज यहाँ पे स्क्वायर रूट पूछा होता है, यहाँ पे दो होते तो हमने दो जोड़े बनाने थे, तो एक 5 बाहर आ जाना था और एक 5 अंदर रह जाना, तो हमारा आंसर आना था 5/5. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. बोला फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 2x प्लस 5. जहां पे भी शून्य वगैरह फाइंड आउट करना होता है तो उस इक्वेशन को हमें सिंपली क्या करना होता है, जीरो से कंपेयर करना होता है. ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या है, सपोज को पॉलिनोमियल है px की जगह क्या लिखा हो यहाँ पे, px इज इक्वल टू 2x प्लस 5. अब px को हम जीरो से कंपेयर करेंगे, और px की जगह क्या लिख रहा है यहाँ पे, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 कर देंगे, और यहाँ से x कितना आ जाएगा, -5/2. इतना तो आता ही होगा. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 103 मल्टीप्लाई 107. इनको डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमने एक डिफरेंट तरीके से मल्टीप्लाई करना है. जैसे इसको हम क्या लिख देंगे, 100 प्लस 3 मल्टीप्लाई 100 प्लस 7 लिख दिया. अब इसको कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, इस 100 को इस 100 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, फिर बीच में प्लस का निशान लगाएंगे, इस 100 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे हम. ठीक है, फिर उसके बाद फिर से प्लस लगाएंगे, फिर 3 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस लगाएंगे और 3 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 10,000 प्लस 700 प्लस 300 प्लस 21, इतना आ गया ना. अब इसको सिंपली क्या करना है, प्लस कर देना है, और ये आपका आंसर आ गया. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई करना है इनको. ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई करना है सिंपली ये जो इक्वेशन दी है. तो जैसे इस तरह से किया था ना हमने, इसको यहाँ से फिर प्लस प्लस लगाते गए, तो वैसे यहाँ पे 3 को इस सारी इक्वेशन से प्लस मतलब मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस का निशान लगा के √3 को इससे हम करेंगे. तो फर्स्ट ये है ना हमारे पास इतना, फिर इस 3 को हम इस सारे से मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में प्लस का निशान, अगर माइनस होता तो माइनस लगाते, फिर इस √3 से सारे को मल्टीप्लाई करेंगे. तो ये कितना आ जाएगा 6, ये 3/2 और ये 2/3 आ जाएगा,
और ये √6 आ जाएगा हमारे पास इस तरह से, और ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक, नेक्स्ट फैक्टराइज करने हैं, बहुत ज्यादा सिंपल है ये क्वेश्चन। सबसे पहले क्या दिया है हमारे पास, x² + 5x - 6 = 0 लेना है हमें। फिर हमें d लेना है, और d का क्या फार्मूला होता है, b² - 4ac। सॉरी, पहले यहाँ पे बताता हूँ a कितना आ रहा है 1, और b कितना आ रहा है यहाँ पे 5, और c है -6। फिर d निकालेंगे b² - 4ac, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5² - 4 इंटू 1 इंटू -6, फिर कितना आ जाएगा ये 49। ठीक है, अब x के दो वैल्यूज निकालेंगे तो वो कैसे निकालते हैं, -b फिर प्लस माइनस √d डिवाइडिंग बाई 2a। दो वैल्यू निकालने के लिए सिंपली ये वैसे का वैसे रहता है, बस इसमें बीच में एक बार प्लस करते हैं और एक बार माइनस करते हैं। और यहाँ पे √d कितना, ये 49 है, तो √d कितना आ जाएगा 7। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b कितना है हमारे पास 5 ना, यहाँ पे माइनस लगा तो यहाँ पे -5 आ जाएगा, यहाँ पे +-7 डिवाइडिंग बाई 2, और a कितना है 1, 2 का 2। अब देखो जब हम पहले इनको माइनस कर देते हैं दोनों को ही, तो 7 और 5 कितने हो जाते हैं 12, और माइनस के 12 आएंगे ना, और 12 डिवाइडिंग बाई 2 कितना हो जाएगा -6। एक आंसर आ गया हमारे पास, -6 आ गया। और दूसरा आएगा 7 के प्लस और माइनस के 5, तो ये प्लस का 2 हुआ, और 2/2 हो जाएगा 1, तो हमारे पास आंसर आया -6 एंड 1। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, चेक 01 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन और नॉट। यानी हमारे पास एक इक्वेशन दी है ना, तो हमें चेक करना है कि जब हम x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2 डालते हैं तो इसका ये सोल्यूशन है या नहीं है। सोल्यूशन कब होगा, जब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगी। ठीक है, यानी जब x और y की वैल्यू हम इस इक्वेशन में फिल करेंगे, अगर वो भी 4 के बराबर आती है तो ये सोल्यूशन है, अगर नहीं आती है तो सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, सो हम लिखेंगे टू चेक वेदर द गिवन पॉइंट इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन और नॉट। यानी 0 और 2 समीकरण इसका हल है या नहीं, इसके लिए क्या करेंगे हम, जस्ट पुट द पॉइंट ऑफ सोल्यूशन इन इक्वेशन। यानी 0 और 2 x और y की वैल्यू इस इक्वेशन में हमें फिल करनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, x - 2y, और इसमें x की जगह 0 -2 और y की जगह 2, ये कितना आ गया -4 आया ना, तो राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, 4 आना चाहिए था। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट मींस 0 2 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशन। यानी 0 2 जो है इस समीकरण x - 2y = 4 का सॉल्यूशन नहीं है। अब नेक्स्ट इसको एक्सपेंड करना है हमें। ठीक है, ये है हमारे पास x + 2y + 4z होल स्क्वायर। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक फार्मूला होता है, जब हमारे पास तीन इक्वेशन होती है, स्क्वायर प्लस a + b + c होल स्क्वायर, उसका फार्मूला होता है हमारे पास a² + b² + c²। फिर उसके बाद दो दो जोड़े बनाने, जैसे +2ab + 2bc + 2ca या 2ac, एक ही बात है। ठीक है, तो सिंपली इसमें a कितना है हमारे पास x, b 2y और c 4z, ये वैल्यू पुट कर देनी है, बिल्कुल सिंपल है, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्या है, हमें फाइंड आउट करना है मध्य और बहुलक, मीन और मोड फाइंड आउट करना है ना। हमारे पास गोल दिए गए, तो इसको कैसे निकालते हैं, मीन निकालते हैं। मीन ऑफ डाटा कैसे निकलेगा, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यानी कोई भी काम किए गए है ना, उसके जो पॉइंट दिए गए, जैसे यहाँ पे मैच ऑफ 10 मैचेस, ये स्कोर है 2 3 4 5 जो भी है ना, ये लिखना है, और टोटल कितना हुआ उसको डिवाइड कर देना है। टोटल 10 मैचेस है ना, तो उसी तरह से हम क्या करेंगे, सबका प्लस कर देंगे जितना भी पॉइंट दिए गए हैं, डिवाइडेड बाई 10। तो मीन क्या हो जाएगा हमारे पास 28 डिवाइडेड बाई 10, और वो हो जाएगा हमारे पास 2.8 गोल्स। अब उसके बाद हम मेडेन यहाँ पे पूछा नहीं है, बट मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि अगर मेडेन पूछा होता तो हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो मेडेन निकालने से पहले क्या करेंगे, हम इस ऑर्डर को किस ऑर्डर में लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में, यानी सबसे पहले छोटी वैल्यू फिर बढ़ते क्रम में लिखना है सारा, है ना। तो ये जो सारा सीक्वेंस है इसको हम
बढ़ते क्रम में लिख रहे हैं। फिर इसके बाद क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन देखते कि है कितने। अगर ऑड है तब तो बीच वाला सिंपली आ जाता है, और अगर इवन है तो हम क्या करते हैं, टोटल का डिवाइड और उसके नेक्स्ट वाली वैल्यू और फिर उसका भी डिवाइड करते हैं। सही से नहीं आता ना, जैसे 10 का 5 होता है तो 5 और 5 ठीक से नहीं आ रहा है। अगर 11 होता तो 5 और 5 और एक बीच में आ जाता, तब ठीक हो रहा था ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, n/2 यानी 10/2 प्लस n/2 प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा 5/2 प्लस 1। इसको कैलकुलेट करेंगे तो टोटल कितना आ रहा है, एक तो 10/2 5 आ गया ना, और ये कितना आ रहा है 10 डिवाइडेड बाई 2, 5 प्लस 6, 5 और 6 आएगा। फिर दोनों का मिडेन आएगा, तो यहाँ पे हम 3, देखो यहाँ पे फिफ्थ वैल्यू क्या है 3 और सिक्स भी क्या है 6, 3 है, दोनों को प्लस किया, ये 3 आ गया हमारा मिडेन। अब रही बात मॉड की, तो मॉड क्या होता है, ये जो सीरीज होती है ना सीरीज, उसमें हमें देखना होता है कि कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, और जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है उसको बोलते हैं हम मॉड। तो यहाँ पे सिंपली 3 लग रहा है मेरे को, तो 3 होगा। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या 4/3, यानी 3 जो कितने बार आया 4 बार, इसलिए इसका मॉड कितना हुआ 3 हुआ। बाकी ये देख लेना आप ना, ये वाले क्वेश्चन मैं सिंपली जो मैं कर सकता हूँ इजीली आपको समझा सकता हूँ वो करवा रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ x इक्वल 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। इसमें सिंपली कुछ नहीं करना है, आपके पास एक पॉलिनोमियल एक इक्वेशन दी है, इसमें x की वैल्यू 0 पुट करनी है और उसके बाद जो आंसर आता है वही आपका आंसर है। सो px कितना है हमारे पास 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, x में सिंपली 0 फिल कर देना हमने, तो हमारे पास ऑल इन ऑल क्या बचेगा 3, तो ये आपका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में हमें 6 नंबर फाइंड आउट करने हैं ना। अगर 6 फाइंड आउट करने तो हमें इन दोनों नंबर को 7 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है, जिससे इस इक्वेशन में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर 10 नंबर निकालने होते तो हम 11 से मल्टीप्लाई करते, मतलब एक नंबर ज्यादा आता है यहाँ पे। सो एज वी हैव टू फाइंड 6 रैशनल नंबर, क्योंकि हमें 6 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने पर मेरी संख्या है, तो हम इन दोनों नंबर को क्या करेंगे 7 से मल्टीप्लाई भी करेंगे डिवाइड भी करेंगे, क्योंकि 7 डिवाइडेड बाई 7 क्या होता है 1, यानी जिस भी इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे उसमें किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये क्या हो जाएगा 21/7 और 28/7। सो इसके बीच में हम कोई भी 6 नंबर निकाल सकते हैं। सो ये आ जाएंगे हमारे पास 22/7, 23/7 और यहाँ तक बीच में निकालने हैं। 21 भी नहीं लेना है और 28 भी नहीं लेना है, तो इसके बीच में ये वैल्यूज आ रही है हमारी, ठीक। नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ k व्हेन x minus 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। k की सिंपली वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए तो जो इक्वेशन दी होती है उसको हमें 0 से कंपेयर करना होता है सिंपली, ठीक है। तो हमारे पास px क्या है x² प्लस x प्लस k, इसको हम क्या करेंगे, हमारे पास दिया है x minus 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। अगर ये x minus 1 px का फैक्टर है, इसका सोल्यूशन है, तो x minus 1 इज इक्वल टू 0 करेंगे हम, कैसे बोला ना मैंने कि 0 से कंपेयर करेंगे। सो x minus 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 1, ठीक। x minus 1 इज इक्वल टू 0 ना, तो x की वैल्यू 1, जस्टिफाई px। अगर px का सोल्यूशन है तो इस इक्वेशन में क्या करेंगे, x का 1 और उसको 0 से कंपेयर कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x² प्लस x प्लस k इज इक्वल टू 0, 0 से कंपेयर किया इसको, x क्या है हमारे पास 1, तो x की जगह हम 1 पुट कर देंगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस k इज इक्वल टू 0, और k कितना आ जाएगा फिर हमारे पास -2 आ जाएगा। अब ये है क्वेश्चन, ठीक है। प्रोबेबिलिटी वाला एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे बोल रहे हैं क्रिकेट मैच, एक क्रिकेट मैच में कोई लेडी है, उसने 6 छक्के लगाए हैं, 30 बॉल में 6 छक्के लगाए हैं, तो फाइंड आउट करना है कि उसने कितनी बॉल्स में जो बाउंड्री नहीं लगाई, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ बॉल्स प्लेड, यानी कुल कितनी गेंदें खेली 30, और उन 30 गेंदों में छक्के कितने लगाए, द नंबर ऑफ टाइम द बैट्समैन हिट ए बाउंड्री, जितने छक्के लगाए गए कितना हो गया 6,
और जितनी बॉलों पर छक्के नहीं लगाए गए, छक्के सॉरी छक्का मैं बोल रहा हूँ, बाउंड्री रखो, बाउंड्री चौका भी हो सकता है ना, और कितनी बॉलों पे नहीं लगाए गए, 30 टोटल बॉल है, 6 में बाउंड्री, तो टोटल माइनस किया तो कितना बच गया जिन पे बाउंड्री नहीं लगी, 24. सो द नंबर ऑफ बॉल्स बिटवीन नंबर ऑफ द बॉल द बैट्समैन डज नॉट हिट ए बाउंड्री, यानी ऐसी बॉल जिन पे उसने कोई भी बाउंड्री नहीं लगाई वो होगी 24. अब मानते हैं पीसी डज नॉट हिट ए बाउंड्री, ये बोल रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसने बाउंड्री हिट नहीं की, हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ बॉल जिसमें उसने बाउंड्री नहीं लगाई और टोटल नंबर ऑफ बॉल प्लेड, ठीक है, जितनी बॉलों पे उसने बाउंड्री नहीं लगाई डिवाइडिंग बाई कुल कितनी बॉल उसने खेली, तो 24 डिवाइडिंग बाई 3, और ये आ गया आपका आंसर 4/5. अब हमारे पास बोल रहा है एक अर्ध गोला है हमारे पास जिसकी त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, टोटल सरफेस एरिया. ये हमारा अर्ध गोला हो गया, त्रिज्या कितनी है इसकी 10 सेंटीमीटर, ठीक, तो इसका हमें सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है. सो रेडियस कितना आ गया 10 सेंटीमीटर. टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है 3πr², ठीक, तो इसमें जो जो वैल्यू दी है वो हमने पुट कर देनी है. सो 3 हो गया, पाई की वैल्यू इतनी और ये r². आइए देखो 0 0 और इसका पॉइंट हटा के नीचे करेंगे तो ये भी 2 0 हो जाएंगे, यानी ये 10 और 10 कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास ये सिंपली आ जाएगा 3 इंटू 3 1 14 cm², और जब इसको मल्टीप्लाई करते तो ये हमारा आंसर आ गया 942 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब फिर से वही आ गई हमारे पास, डिग्री पूछी है, नंबर ऑफ टर्म और कॉफिशिएंट पूछा है, पीछे भी करवाया था ना एग्जांपल, तो इसका सिंपली क्या होगा, डिग्री क्या बोला है मैंने, x की जो सबसे ज्यादा पावर होती है वो होती है डिग्री, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा पावर क्या है x की 6, तो इसकी डिग्री हुई 6. नंबर ऑफ टर्म पूछा है तो मतलब टोटल कितनी वैल्यू है इस इक्वेशन में, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 4 वैल्यू, तो इसकी टर्म कितनी हुई 4, और कॉफिशिएंट x⁴ पूछा है तो इसके साथ क्या है -3 है ना, तो इसको कॉफिशिएंट क्या हुआ -3 हुआ, ठीक है. अगर 6 का पूछा होता तो 1 होता, और 3 का पूछा होता कॉफिशिएंट x3, तो इसका आंसर होता 2. अभी इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम. एक वृत्तीय बेलन है ना हमारे पास जिसकी ऊंचाई है 14 सेंटीमीटर और पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है ना, तो उसका हमें व्यास फाइंड आउट करना है, यानी डायामीटर. तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसकी त्रिज्या निकाल लेते हैं, कि त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी, त्रिज्या को डबल करेंगे तो व्यास बन जाएगा, और व्यास को हाफ करेंगे तो त्रिज्या या रेडियस बन जाएगा. तो ये मान लेते हैं ये बेलन है हमारा, ठीक है, तो इसकी हाइट कितनी है 14 सेंटीमीटर, और रेडियस हम मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर. समझ रहे हैं ना, ऊंचाई हमारे पास दी है, पृष्ठीय क्षेत्रफल भी दिया है, हाइट दी है, और रेडियस, डायमीटर रेडियस से निकलेगा ना, रेडियस से डायमीटर निकल जाता है और रेडियस और डायमीटर से रेडियस निकल जाता है, तो हम इसको रेडियस मान लेते हैं, ठीक. अब हमारे पास क्या दिया है, कर्ड सरफेस और एरिया ऑफ सिलेंडर कितना है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका हम फार्मूला लिख देंगे 2πrh इज इक्वल टू 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, और h भी हमारे पास दिया है, ये 2 हो गया, ये इतना हो गया, और ये इतना हो गया, ठीक है, और ये 88 हो गया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 88 मल्टीप्लाई 7 उस साइड, और ये ऊपर वाले सारे नीचे हो जाएंगे. तो अब यहाँ पे देखो 22 मल्टीप्लाई बाई 2 44, और 44 को हम डिवाइड करेंगे 88 से, तो 44 इंटू 2 88 होता है, यानी ये 88 2 और 22 ये कट गए, और 88 के ऊपर क्या है हमारे पास 2, और यहाँ पे 7 इंटू 2 क्या होता है 14, और 14 से 14 मतलब ये पूरा का पूरा आपस में कट जाएगा, तो हमारे पास रेडियस कितना आएगा 1 सेंटीमीटर. अब मैंने आपको बोला कि रेडियस डायमीटर का आधा होता है, तो डायमीटर क्या हो गया डबल, सो डायमीटर कितना हो गया 2 इंटू रेडियस दैट इज 2 सेंटीमीटर, सो डायमीटर क्या हो जाएगा इस बेस का सिलेंडर का कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, ठीक है.
अब एक बार फिर से हमें पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू k इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस। फिर से सिंपल इक्वेशन मैंने बोला है आपको, x की वैल्यू दी है और y की वैल्यू दी है। अभी थोड़ी देर पहले पीछे हमने एक क्वेश्चन निकाला था इसी तरह से, वो 0 और 2 पूछा था ना, जिसका सोल्यूशन नहीं था लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे हमें ये नहीं पूछ रहा है कि सोल्यूशन है या नहीं, यहाँ पे हमसे वैल्यू पूछ रहा है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में x और y की वैल्यू पुट कर देंगे और जो आएगा हमारे पास k होगा। सो हमारे पास क्या दिया है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k। x की वैल्यू कितनी 2 और y की वैल्यू हमें 1 पुट करनी है, तो क्या हो जाएगा, इतना आ जाएगा। और k कितना हो जाएगा 7। सो हमारा आंसर क्या आ गया, k इज इक्वल टू 7। नेक्स्ट इस पे आ जाते हैं हम, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं और परिमाप दिया है हमारे पास। ठीक है, सो हमारे पास क्या दिया, पेरीमीटर दिया है और दो साइड्स दिए है। ठीक, उसका एरिया फाइंड आउट करना है। सपोज हमारे पास ये त्रिभुज है, ये बी की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, ए की वैल्यू 80 और इसको हम सी मान लेते हैं। ठीक है, ए बी और ये सी मान लेते हैं एक भुजा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लेट द साइड ऑफ ए ट्रायंगल, माना त्रिभुज की भुजाएं, ए आ गया 18 सेंटीमीटर, बी आ गया 10 सेंटीमीटर और एक सी ले लेते हैं हम। ठीक है, अब हमें क्या दिया है, परिमाप इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। अब पैरामीटर का क्या फार्मूला होता है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 42, ये फार्मूला है ना, और उसकी वैल्यू 42 के बराबर दी है। तो इन सब में हम वैल्यू पुट कर देंगे, ए और बी की वैल्यू। यहाँ से सी निकला आएगा हमारे पास, सी इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये तो हो गया त्रिभुज का परिमाप। अब आधे त्रिभुज का निकालना हो, सेमी पेरीमीटर निकालना हो, ये फुल पेरीमीटर कितना है हमारे पास 42 और हाफ, इस तरह से निकालते हैं हम, मतलब इसका हाफ 21, पेरीमीटर 42 हुआ और हाफ पेरीमीटर, इसका हाफ हो गया 21, दो से डिवाइड करेंगे। अब हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे लेते हैं, उसका फार्मूला है हमारे पास अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तीन वैल्यू तो इसमें पुट कर देना हमने, सिंपली ये पुट कर दिया। फिर ये है हमारे पास, अब 21 के भी जोड़े कर देंगे तो ये देखो 7 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7, स्क्वायर रूट है तो दो जोड़े बन रहे हैं 3 के और 7 के, तो दोनों को बाहर निकाल देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 21 और ये आ गया अंडर रूट 11, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब ये निकालना है हमें, एक शंकु है इसका तंबू बनाया। ठीक है, शंकु आकार का तंबू बनाया है, हाइट है 10 सेंटीमीटर और त्रिज्या भी दी है 24 सेंटीमीटर। तो हमें उसकी क्या करनी है, तीर की लंबाई फाइंड आउट करनी है। और ये बताया कि 1 मीटर स्क्वायर को लगाने के लिए अगर 70 रुपये लगता है तो जो टोटल एरिया आएगा उसको टोटल कितना लगेगा। ठीक है, तो ये डायग्राम बना लेते हैं। ये शंकु बनाया हमने जिसके साइड है ए बी और सी और बीच में ये ओ है। ठीक है, हाइट कितनी है 10 मीटर और ये बेस है, बेस की त्रिज्या कितनी 24 मीटर। तो यहाँ पे सिंपली हम लिखेंगे हाइट कितनी है 10 मीटर और रेडियस है 24 मीटर, ये हमें दिया है। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है, सो हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर रेडियस और स्लेंट हाइट फाइंड आउट करनी है ना हमें, तंबू की तीरी की ऊंचाई, तो हम उसको मान लेते हैं एल है। तो अब इसका फार्मूला क्या होता है, एल स्क्र इज इक्वल टू आर स्क्र प्लस एच स्क्र, और एच हमारे पास दिया है तो वो कितना आ जाएगा टोटल 676। फिर इसका अंडर रूट निकालेंगे हम। ठीक है, अंडर रूट निकालने के बाद कितना आ जाएगा एल 26 मीटर। सो स्लेंट हाइट ऑफ ए टेंट कितनी आ गई 26 मीटर, ये हमारा पहला आंसर निकल गया। फिर जो हम एक और फार्मूला निकालेंगे, इसका क्या निकालेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो कितना होता है पाई आर एल, तो ये पाई की जगह वैल्यू ये आर है और ये एल, ये इतना आ गया हमारे पास क्षेत्रफल। तो अब देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, अगर 1 मीटर स्क्वायर की वैल्यू 70 है ना, तो इतनी मीटर स्क्वायर की कितनी हो जाएगी 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको, तो कितना हो गया, हैंस द कॉस्ट ऑफ कन्वेक्स कितना हो जाएगा, ये 1 मीटर स्क्वायर के लिए 70, तो इतने मीटर स्क्वायर के लिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, ये टोटल ये आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक, नेक्स्ट
क्वेश्चन है सिंपली क्या करना है, इसके फैक्टर करने हैं एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू। एक्सपैंड करके खुद ही लिखा हुआ है ये, है ना। तो सबसे पहले इसको हम ऐसे अरेंज कर देंगे, यानी एक्स क्यूब इस एक्स को इधर ले आएंगे और यहाँ पे माइनस टू एक्स यहाँ पे प्लस टू कर देंगे। तो इन सब में एक्स कॉमन है ना, तो दो दो जोड़े बना लेंगे। एक एक्स यहाँ पे कॉमन ले लिया, माइनस टू आ जाएगा कॉमन और ये आ गया, है ना। तो ये क्या हो गया, अब बीच में फिर से एक्स स्क्वायर माइनस वन और एक्स स्क्वायर माइनस वन ये भी कॉमन होगी, तो इनको फिर से हम निकाल देंगे, एक्स माइनस टू आ जाएगा और एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। सो नेक्स्ट फिर से वैसे ही है, इसमें हमें मीन मोड वगैरह फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, टोटल 15 विद्यार्थी दिए है ना, तो इसका मीन कैसे निकालेंगे, सबका टोटल डिवाइडिंग बाई 15, सबका टोटल करेंगे तो हम 822 और डिवाइडिंग बाई 15, ये हमारा क्या आ गया, मीन आ गया। और मिडेन अब 15 है ना, तो 15 में सिंपली देखो आप एक दो अरेंज करके लिखना है सबको, सबसे छोटी वैल्यू फिर उसके बाद बड़ी 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 वैसे करते रहना है। मैंने बोला था कि अगर ऑड हो तब एक तो हाफ वैल्यू और एक हाफ से नेक्स्ट वैल्यू वाली वैल्यू लिखते हैं। जैसे 10 होंगे तो 10 में से एक फिफ्थ और सिक्स, फिर दोनों को प्लस फिर उसका 2 डिवाइड, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था हमने। अब यहाँ पे 15 है ना, तो बिल्कुल सिंपली जो 8 नंबर की वैल्यू की वो बिल्कुल हाफ हो रहा है मेडेन के लिए, क्योंकि एक साइड भी 7 और दूसरी साइड भी 7 और बीच में 8वां नंबर, तो यहाँ पे 8वां नंबर है हमारे पास 52। तो कितना आ गया हमारा आंसर, मेडेन आ गया 52। और मोड 52 क्यों है यहाँ पे, देखो 1 2 3 टाइम रिपीट हो रहा है 52, और ये 2 टाइम मतलब सबसे ज्यादा बार रिपीट क्या हो रहा है 52 ना, तो इसका आंसर जो मोड है वो 52 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है हमारे पास। ये सपोज गोला है और माना इसका रेडियस कितना है, r सेंटीमीटर, रेडियस r है तो, और सरफेस एरिया कितना दिया है हमारे पास 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सरफेस एरिया का फार्मूला लिखेंगे हम, 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू 154, वैल्यू पुट करेंगे, r आ जाएगा इतना और r स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 12.25। r स्क्वायर दूसरी तरफ किया तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, अंडर रूट लगा देंगे। अब अंडर रूट के अंदर डेसिमल वैल्यू को कैसे निकालते हो, वैसे 25 होता तो अब तो 5 बार निकाल देते, 59 होता तो 7। अब इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, 12 इंटू 25, ये मेथड भी आपने देखा होगा। सो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना जाएगा 9, फिर ये आ गया हमारे पास 325, डेसिमल का डेसिमल लग गया। अब यहाँ पे देखो अगर 64 इसका डबल होता है, ये 3 का डबल 6 हो गया ना, और इसके बाद ऐसी वैल्यू लेते जो यहाँ पे भी वही आए और ऊपर भी वही आए, यहाँ पे जैसे 3 और 3 ये 6, फिर यहाँ पे 5 तो यहाँ भी 5। तो जब 4 4 किया तो क्या आ रहा है 256, इससे कम आ रहा है 325 से, 5 से किया तो पूरा पूरा हो रहा है 325। सो मेरा आंसर क्या आ गया, आर कितना आ गया 3.5 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है, इसका फार्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। तो सिंपली पाई और आर की वैल्यू हमने पुट कर देनी है यहाँ पे, और जब इसको मतलब सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आता है हमारे पास 179.67 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम, ये थोड़ा गलत हो गया है, नीचे करना था ये, रुको जरा, ये फाइंड आउट करना है हमें, ठीक है। पीछे भी किया था ना वो 360, जहाँ पे 3 एंगल दिए थे हमारे पास, चौथा फाइंड आउट करना था, तो ये भी उसी तरह से है। यहाँ पे क्या किया, 4 एंगल दिए है ना, सबकी वैल्यू निकालनी, तो बिल्कुल शॉर्ट में कर रहा हूँ मैं इसको। चारों कोनों का योग कितना है, ये मान लिए 4 कोण हमारे पास, 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x, मतलब जो भी कोण दिए है ना, कोनों का जो अनुपात है, x से मल्टीप्लाई और उनको प्लस कर दिया, प्लस करने के बाद ये कितना आया 5 3 8 9 17 और 13 30, ये कितना आ गया 30x इज इक्वल टू 360, और यहाँ से x कितना आ जाएगा 12। 12 आने के बाद हम सारे एंगल्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे, 3x इंटू 12 कितना हो गया 36, 5 इंटू 12 60, 9 इंटू 12 108, और 13 इंटू
12 की मतलब 156 डिग्री शॉर्ट में करवाया है, ठीक है। तो बस ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। देख लो 9th क्लास कंप्लीटली मैंने सॉल्व कर दिया सारा मॉडल पेपर, जो जो मैं करवा सकता हूँ इस मुश्किल घड़ी में आपके लिए। लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और सबको शेयर करना है ताकि सबकी हेल्प हो जाए, ठीक है। लगभग पूरा मैथ कंप्लीट कर दिया मैंने सीए की वीडियो में, ठीक है।